नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके बीच आशीष पांडे। लगातार ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच भीषण जंग से जुड़ी एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं और हर दिन किस तरह से ये युद्ध और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है वो आपको बता रहे हैं। इस भीषण युद्ध के बीच सऊदी में अब अरब देशों की बैठक हुई है। ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है इसमें जिन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो खाड़ी देश है। सीधे तौर पर वो इस युद्ध में शामिल भी नहीं थे, लेकिन अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले के चक्कर में वो ईरान के निशाने पर आ गए। व्यापार से लेकर सुरक्षा तक के लिए खतरा पैदा होने के बाद वो अब अपनी सिक्योरिटी के लिए अलग गठबंधन बनाने की राह पर हैं। और इन सब के बीच सऊदी अरब में खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों ने अब बैठक की है। इसके बाद सऊदी ने ईरान को हमले रोकने की चेतावनी दी है, क्योंकि ईरान तो चुप बैठने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका और इसराइल तो हमला कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसका पलटवार अगर ईरान कर रहा है तो कहां कर रहा है? जो खाड़ी देश है, मिडिल ईस्ट। सऊदी ने कहा है कि अगर हथियार चलाने का अधिकार हमारे पास भी है, हम भी हथियार चला सकते हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और हालिया सैन्य हमलों के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को स्थिर करना था। यह बैठक ऐसे समय हो रही है दर्शकों जब मिडिल ईस्ट में हालात तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। चेंजेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक लगातार अटैक हो रहे हैं, चाहे गैस सप्लाई की जगह पर हो या फिर तेल भंडारण पर या तेल प्लांट्स जो हैं वहां पर लगातार हमला किए जा रहे हैं। खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब ने तेहरान को चेतावनी दी है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान को अपने पड़ोसियों पर किए गए हमलों के परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को लगता है कि खाड़ी देश जवाब देने में असमर्थ हैं, तो तेहरान गलत है। उन्होंने ईरान पर हद पार करने का आरोप भी लगाया और कहा कि जरूरत पड़ने पर खाड़ी देशों के पास सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। यानी अब आप समझिए इस बयान से कि पेशेंस लेवल शायद खत्म हो रहा है। जिस चीज की आशंका डे 1 से जब यह हमला हुआ था हम लगातार जाहिर कर रहे थे और चिंता व्यक्त कर रहे थे कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जिस तरह से ईरान लगातार हमलावर हो रहा है, एक के बाद एक हमले कर रहा है, अगर ये एक साथ होकर तुरंत पलटवार करना शुरू कर दें तो क्या स्थिति रहेगी। और वो ही करीब करीब स्थिति बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि बैठक हुई है और ये बयान बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के आगे ना तो ब्लैकमेल होंगे और ना ही डरेंगे, ना ही चुप बैठेंगे। साथ ही कहा कि सऊदी अरब की अभी सबसे बड़ी चिंता खाड़ी देशों पर हो रहे हमले रोकने है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध अभी खत्म हो जाए या अमेरिका इसराइल ईरान की मिसाइल क्षमता को और कमजोर करे। बस इतना चाहिए कि उनके देश और पड़ोसी देशों पर हमले तुरंत बंद हो जाए, ये कहा जा रहा है। साथ ही कहा कि ईरान को अपने रवैये पर फिर से विचार विमर्श करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की कार्रवाइयों का उसे राजनीतिक और नैतिक रूप से उल्टा असर झेलना पड़ेगा। खास बात है कि जब बैठक चल रही थी दोस्तों, तो अब उसी दौरान ईरान ने क्या किया वो आपको बताता हूं। ईरान ने जब यह बैठक चल रही थी तो उसी दौरान ईरान ने रियाद और कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला कर दिया। यानी एक तरफ बैठक चल रही है कि भाई साहब अब ईरान को जवाब देने का वक्त आ गया, दूसरी तरफ ईरान है कि चुप होने को तैयार ही नहीं। और उसने क्या किया? उसने जो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी है उस पर हमला कर दिया। सऊदी की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान ने कतर, यूएई और रियाद में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर बड़े हमले किए। बुधवार देर रात ईरान ने सऊदी, यूएई और कतर में बड़े हमले किए। कतर ने कहा है कि उसके प्रमुख गैस फील्ड को हमले में बड़ा नुकसान हुआ है।
और रास लफान में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी उत्पादन सुविधा मौजूद है। क्या है इस पूरे मसले पर, क्या कुछ निकलकर चीजें सामने आई, जरा एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। لقد خططت إيران بشكل مسبق لما نشهده اليوم من اعتداءات آثمة، فهذا السلوك ليس وليد الصدفة، بل هو امتداد لسجل تاريخي قائم على نهج الابتزاز ورعاية الميليشيات ودعم ذراعها لأهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها. إن الاعتداء على الجيران يعد انتهاكا للعهود والمواثيق بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما أن تمويل وتسليح الميليشيات في الدول العربية والإسلامية لا يخدم الوحدة الإسلامية بل يقوضها. لقد أكدت دولنا اليوم بأن على إيران مراجعة حساباتها الخاطئة، فالاستمرار في اعتداءاتها على دولنا لن يحقق لها أي مكاسب ويصرف في نتائج عكسية تفاقم من معاناتها وتكلفها ثمنا سياسيا عاليا وتزيد من عزلتها. وجددنا الترحيب بما شهده الموقف الدولي من تضامن غير مسبوق حيال الأوضاع الراهنة في المنطقة، تجلى في دعم 136 دولة عضوا في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن 2817 الذي طالب إيران بوقف هجماتها فورا والامتناع عن أي تهديدات أو أعمال استفزازية ضد الدول المجاورة. كما أكدنا على ضرورة تنفيذ القرار فورا ووقف دعم الوكلاء في المنطقة والتخلي عن سياساتها العدائية. وتناولنا أهمية حماية الملاحة والممرات البحرية، وشددنا على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. तो ये आपने बयान सुना, अब आप समझिए कि इस बैठक में आखिर कौन कौन से देश शामिल थे। दरअसल मेजबान जो है वो सऊदी अरब था, इसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, मिस्र, कतर, जॉर्डन, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, सीरिया, बहरीन और अल्जीरिया शामिल। अब इस बैठक के क्या माने, क्या जरूरत आन पड़ी, इसी को समझने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देता। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल हिमांशी सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और हमारे साथ मोनिका सूद, विदेश मामलों की जानकार है, बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपका रुख करूंगा और समझना चाहूंगा कि आखिर 20वां दिन है और 20वें दिन के बाद करीब करीब ये मान लीजिए कि 19 दिन बीतने के बाद सऊदी को याद आता है कि भाई साहब आप मीटिंग कर लेते हैं। ये क्या बताता है, ये मीटिंग क्यों जरूरत आन पड़ी सर? इसमें कोई शक नहीं है कि गल्फ कंट्रीज जितनी हैं, खाड़ी के आसपास जितने देश हैं, इस वक्त थोड़ा हैरान हैं, परेशान हैं। उनको वाकई समझ नहीं आ रहा कि जिस अमेरिका ने उनको बचाना था किसी भी दुश्मन देश के हमले से, वो क्यों फेल हो रहा है। जो एयर डिफेंस अम्ब्रेला अमेरिका ने देना था खाड़ी देशों को, वो कमजोर पड़ चुका है। उस छतरी में छेद होने लगे हैं। तो अभी जो मीटिंग हो रही है खाड़ी देशों की, इसके 3 मुद्दे हैं। एक है कि अपने को किस तरह से सब लोग मिलजुल कर ईरान के हमले से बचाएं। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि अगर गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद है तो क्या सऊदी खाड़ी के सारे देश मिलकर सऊदी अरेबिया के जो लाल सागर में पोर्ट्स हैं वहां से कच्चे तेल और गैस का निर्यात कर सकते हैं। इसी तरह से इराक सीरिया के रास्ते से इरबिल वाला जो पाइपलाइन है उसके थ्रू क्या खाड़ी देश भूमध्य सागर के रास्ते से अपने गैस और कच्चे तेल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शेयरिंग करना पड़ेगा। पाइपलाइन में तो सीमित कैपेबिलिटी होती है, शेयर करना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा जो एजेंडा है जिसके बारे में कोई बता नहीं रहा लेकिन सीक्रेट है, वो है क्या खाड़ी देश एक जॉइंट डिसीजन लेकर, निर्णय लेकर ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री कार्रवाई करेंगे अमेरिका और इजराइल के नेतृत्व में। सबसे आखिरी वाला वाक्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार खाड़ी देशों को उकसा रहे हैं कि वह सब मिलकर ईरान पर हमला कर दे। लेकिन तीसरा एजेंडा जो है बहुत ही गुपचुप तरीके से डिस्कस हो रहा है। जी हिमांशी जी, एक चीज जो यूके देवनाथ सर ने कही उससे एक चीज तो क्लियर होती है, साथ ही साथ जो खबरें में आ रही हैं उससे भी एक चीज निकलकर सामने आती है कि अब जो खाड़ी देश हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं अलग थलग और अब अकेले पड़ गए हैं।
क्योंकि अमेरिका अब बैकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, एक चीज अरब देशों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अमेरिका उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, ये जो पूरा पैन इस्लामिक या पैन जो अरब ये बातें करते थे, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी कुछ ना कुछ ऐसे फाड़े हैं जिसकी वजह से ये सब आज तक साथ में नहीं है। क्योंकि अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि यूएई और सऊदी अरेबिया न सिर्फ यहाँ पे, बल्कि जो भी हुतियों का जो संकट है और वो बहुत सारे संकट हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। जब इन सब पर एक संकट साथ में आया है कि ईरान बहुत क्लियर है कि मैं आप पे हमला इसलिए कर रहा हूं कि आपके यहाँ पर अमेरिका के बेसिस हैं, तो जो भी अमेरिका के अलाइज हैं उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। जब ईरान की आक्रामकता बढ़ गई है, देखिए अभी तक तो इनको लगा था कि अमेरिका कहीं ना कहीं से अपने बेसिस के थ्रू इनको प्रोटेक्ट करने में कामयाब होगा, लेकिन जब वॉर का सिनेरियो होता है तो बेसिस जो होते हैं वही ऐसी जगह होते हैं जहां पे हमला किया जाता है। उसके अलावा जब अमेरिकन जो लोग थे, जिसमें कि मिलिट्री या काउंटर इंटेलिजेंस या मोसाद या सीआईए के लोग थे, जब उन्होंने होटलों में शरण ली, वहां हमले किए गए अमेरिका की तरफ से। क्योंकि ईरान के ऑयल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ठिकाना बनाया गया, तो ईरान ने पलटवार करके इन देशों के ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। बात की भीषणता यहां तक बढ़ चुकी है कि अब अमेरिका चाह रहा है कि वो जो हार्मुज जल डमरू मध्य है वहां पर उसको कुछ शक है कि ईरान ने वहां पर अपनी मिसाइलें जो जो रखी हुई हैं, या वहां पर जो उनकी नाव है जिससे कि वो माइन करते हैं हार्मुज को, वहां पर उसने 2200 के करीब असला गिराया है। तो कहीं ना कहीं देखिए विभीषिका कम नहीं हो रही है, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि अगर इनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोगों का टूरिज्म का आना जाना है, उसके साथ साथ जिस तरह से अब तबाही मची हुई है, इनका एकजुट होना बहुत जरूरी है। मिलिट्री टर्म में देखिए स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ दोनों की जरूरत होती है। अब इस समय मिलकर ये स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ दोनों पे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का अगर हम अभी तक देखें तो पहले उसका था कि मेरे जो 2 जहाज हैं वहां पे खड़े हुए हैं, युद्धी बेड़ा है, लेकिन वो दोनों पीछे चले गए हैं और उनपे भी नुकसान होने के कुछ खबरें हैं। अब क्योंकि अमेरिका भी पीछे हट रहा है, प्लस नाटो कंट्रीज ने मना कर दिया है कि हम साथ नहीं देंगे, मोस्टली पीपल आर नॉट कमिंग टुगेदर, तो कहीं ना कहीं अब इनको इस चीज का इल्म बहुत तरीके से हो गया है कि अब इनको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और इसी दिशा में ये लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की दिशा में ये बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन क्या ईरान को कोई भी इस तरह की धमकी जो उसको दी जा रही है कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे, मानने को तैयार होगा या झुकने को तैयार होगा? बड़ी बात ये है जी। मोनिका जी, हिमांशी जी ने भी यही कहा कि उनकी बातों से जो कि प्रेशर क्रिएट करने की बात की जा रही है ईरान पर, खासकर सऊदी की अगर बात की जाए तो ये जो सऊदी ने कहा है, तो ये एक तरह से प्रेशर क्रिएट करना है या वाकई वो वॉर के मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं? मैम अनम्यूट करिएगा। पहले ऐसा था कि हम सोच रहे थे कि शायद ईरान झुक जाएगा जब तक वॉर नहीं शुरू हुई थी। पर जैसे ही वॉर शुरू हुई, हम ये नहीं भूल सकते कि ईरान जो है वो एक बड़ा सिविलाइजेशनल कंट्री है जो कि झुक नहीं रहा है और ना ही वो आगे झुकेगा। अब रही बात अमेरिका की या जो भी खाड़ी देश है उनकी, जो अमेरिका है, देखिए अमेरिका खुद तो दूर से बैठ के अपना काम कर रहा है। सबसे ज्यादा इजराइल पे हमले हो रहे हैं और इजराइल ही हमले कर रहा है। जितने अपनी, जैसे अभी हिमांशु जी ने भी बताया कि जो जहाज थे इनके इन्होंने पीछे करवा लिए, वैसे ही जब इनके जो पोस्ट थे, जो उनके कैंप्स थे और जगह जगह जहां पर उन्होंने पूरे गल्फ में बिछाए हुए थे, वहां जब इनके ऊपर बम गिराए गए और इनके ऊपर जब हमला हुआ, तब अमेरिका ने रिएक्शन देना शुरू किया। अब बात यहाँ पर आगे खड़ी हो जाती है कि जो सऊदी अरेबिया है या हम यूएई बहरीन की बात करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अब हर कोई अपने अपने बारे में सोच रहा है। जो पूरे का पूरा गल्फ है वो
अंदर से फ्रैक्चर हो चुका है बिल्कुल। हर कोई हर किसी के साथ लड़ रहा है और अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इसलिए इनको लगता है कि आज हमें अपने लिए खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यूएस पर जो भरोसा था वो इनका नहीं रहा है। यूएस ने एक भरोसा दिया था कि हाँ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम जब चाहेंगे, जब तुम चाहोगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर इस समय हर कोई अकेला जो है उसको अकेला पड़ गया है। इसलिए जो सऊदी है, अब उसने अपना खुद का सोचा है कि मीटिंग करके तैयार करें कि अगर ईरान नहीं झुकता है तो उसको कैसे काबू में लाया जाए। पर इस टाइम की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ईरान के पास अभी भी इतना अंदर असला और हर चीज जमा हुई है कि वो लोग अगर चाहें तो 5 से 7 साल आराम से इस युद्ध को जारी रख सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे गए। ये बड़ी खबर है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से अमेरिका में सैन्य ठिकाने के पास ये ड्रोन देखे गए हैं। सैन्य ठिकाने के पास आपको बताएं कि विदेश मंत्री रहते, यूएस के विदेश मंत्री रहते। घटना के बाद व्हाइट हाउस में बैठक भी बुलाई गई है। दुनिया भर में यूएस दूतावास के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, एक तरफ हमला लगातार जारी है, दूसरी तरफ ये बेहद चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अगर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बात देखा जाए यूके देवनाथ सर, कि अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं और खासकर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने उनके पास ये ड्रोन देखे हैं और यूएस के विदेश मंत्री उन सैन्य ठिकानों के पास रहते हैं। तो क्या ये माना जाए कि लारिजानी के बाद ईरान ने ये स्टेप उठाया होगा या कोई और ड्रोन हो सकता है? कैसे देखें इसको? हाँ आशीष, अमेरिका के आसमान में ड्रोन उड़ते ही रहते हैं। अमेरिका ऐसा एक देश है जहां पे कि ड्रोन उड़ाने की आजादी सभी को है, मोर और लेस। और आश्चर्य की बात है कि जैसे भारत में हम सिर्फ मिनी एंड माइक्रो ड्रोन ऑथराइज करते हैं और किसी के पास अगर मीडियम या हैवी ड्रोन है तो हम उसको, हमारे यहाँ सरकारी तरीका है कि पहले रजिस्टर कराओ, परमिशन लो, उसके बाद ही आप उड़ा सकते हो। अमेरिका एक अद्भुत देश है, वहां सभी को ड्रोन उड़ाने की आजादी है, जब तक कि वो अपने ड्रोन को किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या नोटिफिकेशन के जरिए प्रोहिबिट एरिया जो है उनके ऊपर ना उड़ाएं। तो क्या ये ड्रोन जो देखा गया ये नो फ्लाई जोन के ऊपर था, जैसे कि व्हाइट हाउस हो गया, जैसे कि पेंटागन हो गया, या कोई अमेरिका आर्मी या एयरफोर्स का बेस हो गया। दूसरी बात है कि अमेरिका में जब ड्रोन उड़ते हैं तो जाहिर बात है कि वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम के सर्विलेंस रेडार के में तो दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद कैटेगराइज ऐसे होता है कि होस्टाइल है कि फ्रेंडली है। तो इन सब ड्रोन्स को मैक्सिमम, क्योंकि ये परमिशन के साथ उड़ते हैं, तो मोस्टली इनको फ्रेंडली कैटेगराइज किया जाता है। अगर होस्टाइल डिक्लेयर होता है तो उनके यहाँ पर यूएसए में एक सिस्टम है एयर नेशनल गार्ड, जिसके तहत F-16 जहाज जो हैं वो डिप्लॉयड रहते हैं अलग अलग एयर बेसेस में। और अमेरिका के अंदर अगर कोई ड्रोन, खास तौर से अगर वो भारी ड्रोन लग रहा वाला नहीं है कि सैन्य ठिकाने के पास यूएस के विदेश मंत्री भी रहते हैं, तो मेरे हिसाब से नो फ्लाई जोन ही होगा और वहां पर ये ड्रोन देखना। आशीष, अमेरिका जैसे देश में इसको कोई चिंता का विषय नहीं माना जाता। ठीक है, डिस्कस हो गया है। वहां पे जैसे मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ, वहाँ जैसे भारत में जैसे ड्रोन उड़ते हैं तो हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन के आसपास कोई ड्रोन नहीं उड़ना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे इंडिया गेट के ऊपर ड्रोन उड़ते ही रहते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, खासतौर से जो लोग वहां पर एयर डिफेंस के लोग होते हैं, ये उनकी जजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो सिचुएशन ऐसी कोई अलार्मिंग नहीं है। सभी बॉम्बे में भी अगर आप जाएंगे, कई बार सिविलियन ड्रोन, मतलब ये चिंता की बात नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं कि इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि ईरान इतना बड़ा कदम उठा ले, खासकर अमेरिका के लिहाज से अगर देखा जाए, जो मैं समझ पा रहा हूं। हिमांशु जी, ये युद्ध को अगर देखें तो 20 दिन, आज 20वां दिन है और इस 20 दिन में बहुत चीजें हुई हैं। जो टॉप कमांडर्स हैं, जो टॉप नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो मारे जा चुके हैं। अब कहीं ना कहीं मुसबा को लेकर भी ये खबर सामने आ रही है कि अगला टारगेट या देखा जाए तो वो हो सकते हैं
क्योंकि इजराइल टारगेटेड किलिंग जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो। जी देखिए आशीष, जो इजराइल और अमेरिका है वो कह रहे हैं कि वो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, नो डाउट कि वो जो इनकी लीडरशिप है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन टारगेट से ज्यादा जो मुझे लगता है वो वॉर क्राइम्स ज्यादा कर रहे हैं। जिस तरीके से बच्चियां बिनाब में मारी गई, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स पे more than 53 hospitals in Iran have been targeted. उनके पानी जो डीसैलिनेशन प्लांट्स थे उन पे हमला किया गया, पेट्रोल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, डीजल के, ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उस तरह के हमले किए गए और ईरान ने कहीं ना कहीं उनको ये बता दिया कि ईरान इज नॉट टेकिंग इट लाइंग डाउन, ईरान उनको करारा जवाब देगा। अब ईरान की तरफ से भी, जैसा आप देवनाथ सर के साथ डिस्कस कर रहे थे, ये कहा गया था, ये CIA की भी एक रिपोर्ट थी कि कैलिफोर्निया के पास में शायद ईरान के स्लीपर सेल्स एक्टिव होके कुछ हमले करेंगे। और 2-3 दिन से ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिका है वहां पर बहुत सारे साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं। ईरान के पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी वहां पर साइबर अटैक्स करने की नहीं है या फिर इस तरह के हमले करने की नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है जब वॉर की सिचुएशन होती है तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं और इजराइल ने ऐसा बहुत बार किया है कि वो खुद अपने दोस्तों पे हमला कर देगा और अपने एडवर्सरी पे उसका नाम लगा देता है। और सेम तरीके से अभी ईरान से कहा गया था, एक स्टेटमेंट आई थी कि हो सकता है अमेरिका खुद इस तरह के हमले कर दे और हम पे उसका आरोप लगा दे। तो अब जो वॉर है उसमें क्योंकि हर कोई एक फंस चुका है दलदल में, निकलना नहीं चाह रहा है क्योंकि अब उनके हालात निकलने के हैं नहीं। अमेरिका, उसके पास ऑप्शंस नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो आते हैं, आज का उनका कुछ स्टेटमेंट होता है, शाम का कुछ स्टेटमेंट होता है। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ है उनका हमें पता नहीं है। जहां कर आपने जैसे मुस्तफा खमेनी की बात की, तो इस समय ईरान चाहेगा कि उनको बचा के रखा जाए क्योंकि जिस तरह से लीडरशिप बार बार खत्म हो रही है और एक के बाद लोग आए जा रहे हैं, हालांकि क्योंकि वो IRGC मोज़ेक सिस्टम पे काम करती है तो इंडिपेंडेंट ऑर्डर सबके पास पहले से है, दे नो कि अगर ऐसा होगा तो क्या क्या करना है। लेकिन कहां तक आप एक के बाद एक लोगों को लाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस समय मुस्तफा खमेनी को बचाने की कोशिश की जाएगी और लारी जाने के बाद में ये ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस तरह की लगातार लीडरशिप का एलिमिनेशन देख रहे हैं तो उनको आपने बचा के रखना है। तो मुझे लगता है ईरान इस पे भी अब काम करेगा और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि इनको सुरक्षित ठिकानों पे रखा जाए। जैसा कि आपने बताया कि ड्रोन के हमले थे, उसके बाद में पीट हेगसेथ और मार्को रूबियो को भी शिफ्ट करा दिया गया है। तो हर कोई अपनी लीडरशिप को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जो अब एलिमिनेशन चल रहा है वो युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ये न सिर्फ अटैक करेंगे बल्कि अपने लोगों को बचाने की भी कोशिश करेंगे। जी आशीष। मोनिका जी, अगर गल्फ कंट्रीज की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको लगता है ऐसा? देखिए ऐसा है कि जैसे अगर हम देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग अकेले पड़ गए हैं। अमेरिका खुद ही अपने आप में संतुलन अपना नहीं कर पा रहा है और इसलिए ये लोग जो हैं ये न्यूट्रल तो नहीं रहेंगे। तभी आज की जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग इसीलिए की गई है क्योंकि वो कोई ना कोई अपना जो है साथ मिलकर बना रहे होंगे कि आगे का जो प्लान है उसको कैसे हमने लेके आना है। पर अगर ऐसा कुछ प्लान बनता है तो ईरान को हर तरफ से घेर लिया जाएगा। पर अब इसमें देखना ये है कि जो ईरान है वो कितना झुकता है, क्या वो झुकना चाहेगा या नहीं, या वो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए उसको साथ जो उसके हैं ओलाइज, उसकी तो उसको हेल्प मिल ही रही है इसमें। पर इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या जो कतर और ओमान जैसे जो मतलब देश हैं वो न्यूट्रल बैलेंसिंग पोजीशन में रहना चाहेंगे या नहीं। देखिए प्रेशर है, इन पर भी बहुत प्रेशर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। तो जो ईरान है, ईरान हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो आखिर में बात यहीं पर घूम फिर के आती है कि ईरान का जो झुकना है वो नहीं होगा इतनी आसानी से। और
ये वॉर कुछ ऐसी चलेगी, अगर मैं बात करूं तो जैसे यूएस और अफगानिस्तान की एक प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, या फिर वियतनाम, और पूरी तरीके से वियतनाम वॉर जैसी नहीं है, वियतनाम यूएसए की वॉर चली, ये कुछ जो वॉर है वैसे चलेगी, जहां पर उन्होंने अपने गरीलास तो नहीं उतारे, पर क्योंकि अब समय चेंज हो चुका है, बहुत साल पुरानी बात है ये वॉर्स की जो मैं कर रही हूँ, अब नए तरीके से जंग लड़ी जा रही है, पर ये वॉर जो चलेगी ये बहुत लंबा चलेगी, और आप देखिएगा कि इससे जो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट है उसकी तस्वीर बदल जाएगी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वैश्विक बाजार पर भी इसका बहुत बड़ा असर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। मैं आऊंगा आपके पास। बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं कि जंग के 20वें दिन की अगर बात की जाए तो ईरान का लगातार खाड़ी देशों पर हमला देखने को मिल रहा है। जंग के 20वें दिन भी ईरान का कतर, सऊदी में ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। ईरान ने कतर के गैस फील्ड पर मिसाइल दागी है। कतर के रास लफान गैस फील्ड पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। यूके देवनाथ सर, आप तेल गैस के बाद अब अगर बात की जाए तो एनर्जी की भी पूरी तरह से लड़ाई नजर आ रही है। कतर की अगर बात की जाए तो कतर के गैस फील्ड पर जो है हमला किया गया है। सऊदी में ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया गया है। क्या रणनीति इसके पीछे, क्या देख रहे मंशा आप? ईरान बहुत क्लियर है। ईरान के प्राइमरी जो टारगेट हैं, जो कि उसने खुद डिसाइड किए हैं, वो है खाड़ी देशों में अमेरिका की आर्मी बेस, एयरफोर्स बेस, नेवल बेस, उसके बाद खाड़ी देशों में अमेरिका का जहां जहां डिप्लोमेटिक मिशन है, चाहे एम्बेसी हो, काउंसुलेट हो, और तीसरा नंबर पे उनका टारगेट जो है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जिस भी 5 स्टार होटल में मोसाद और CIA के एजेंट रह रहे हैं या अमेरिकन डिप्लोमेटिक कैडर रह रही है, उन पर हमला करना। बता दूं कि इस युद्ध के चालू होने के पहले खाड़ी देशों में टोटल CIA और मोसाद के एजेंट थे कुछ दर्जन, कोई 20 या 36, लेकिन अब वो बढ़कर सर्च होने के बाद अभी खाड़ी देशों में 800 से ज्यादा मोसाद और CIA के एजेंट इन देशों में 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं जी। जाहिर बात है ईरान ने कहा कि यह वहां उनका लेजिटिमेट टारगेट होगा। चौथा टारगेट ईरान ने बार बार कहा है कि वो बाध्य होने पर ही हमला करेगा, वो है खाड़ी देशों के जो अरब देशों में जो ऑयल इंस्टॉलेशंस है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना कि ईरान भी नहीं चाहता कि खाड़ी देशों के ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमला करे, क्योंकि फिर अमेरिका को और इजराइल को एक बहाना मिल जाता है, खाड़ी देशों को भी बहाना मिल जाता है ईरान के खिलाफ एकजुट होने का, और शायद ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशंस पर भी हमला करने का। तो ईरान नहीं चाहेगा कि अमेरिका को या इजराइल को कोई बहाना मिले ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमला करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे खाड़ी देश में एक एयरबेस है, उसके ऊपर जब हमला करते हैं ईरान के ड्रोन, तो जाहिर बात है पेट्रियट मिसाइल उसको इंटरसेप्ट करती है। जब उसके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं तो सिविलियन एरिया में भी गिर सकते हैं, और खाड़ी देशों में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी गिर सकते हैं, कहीं पे भी शूट डाउन होने के बाद डेब्रिस कहीं भी गिर सकते हैं। अब वेस्टर्न मीडिया इन हमलों को ईरानी हमला बता देती है, जबकि असल में वो फॉलिंग डेब्रिस के द्वारा की हुई डैमेज है, वॉरहेड द्वारा किया गया डैमेज नहीं है। तो अभी हो क्या रहा है कि अमेरिका बार बार थोड़ी कोशिश करता है कभी कभी कि ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा ले। इसका कारण है कि अमेरिका को लगता है कि 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद ईरान जो है अमेरिका के काबू में आ जाएगा, वहां पर एक डिसिप्लिन। और समय बहुत कम है और समय बस इतने की इजाजत देता। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया। तो इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।